तो चलिए आज हम जॉन कीट्स की सबसे मशहूर और सच कहूं तो दिल को छू लेने वाली कविताओं में से एक ओड टू ए नाइटिंगेल की दुनिया में उतरते हैं। ये सिर्फ एक कविता नहीं है, बल्कि ये तो इंसान के दुख, कुदरत की कभी न खत्म होने वाली खूबसूरती और हमारी कल्पना की ताकत पर एक गहरा सफर है। अच्छा, तो इस पूरे इमोशनल सफर को हम 5 हिस्सों में समझेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कवि ने इसे महसूस किया। हम शुरू करेंगे कीट्स और नाइटिंगेल के रिश्ते से, फिर देखेंगे कि कैसे वो दर्द से दूर भागना चाहते हैं। उसके बाद हम कल्पना के पंखों पर उनके साथ उड़ेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे हकीकत उन्हें वापस जमीन पर ले आती है। और आखिर में एक ऐसा सवाल जो आज भी अनसुलझा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, कविता की शुरुआत ही एक अजीब से भारीपन के साथ होती है। ऐसा लगता है कि कवि यानी कीट्स एक गहरे दुख में हैं, एक नशीली सी सुन्नता में डूबे हुए हैं। और कमाल की बात यह है कि इसी पल एक नाइटिंगेल का जो खुशी भरा गीत है वो उनके इस एहसास को कम नहीं करता, बल्कि और भी गहरा कर देता है। वो कहते हैं कि उनका दिल दुख रहा है, एक अजीब सी सुन्नता है, मानो जैसे उन्होंने कोई जहर पी लिया हो। लेकिन यहाँ एक कमाल का ट्विस्ट है। आप सोचिए, ये दर्द उन्हें उस पक्षी से जलने की वजह से नहीं हो रहा, नहीं, बल्कि वो उसकी खुशी में इतना डूब गए हैं कि उन्हें अपना दुख और भी ज्यादा महसूस होने लगा है। उसकी खुशी उनके दुख को और भी नुमाया कर रही है। कविता में एक शब्द आता है लीथी। अब ये क्या है? असल में ग्रीक माइथोलॉजी में लीथी भूलने की नदी हुआ करती थी। ऐसा मानते थे कि उसका पानी पीने से इंसान अपना सब कुछ, अपना पूरा अतीत भूल जाता है। और कीट्स का इस नदी का जिक्र करना साफ दिखाता है कि वो अपनी तकलीफों को, अपनी यादों को मिटा देने के लिए कितने बेताब है। तो इस दर्द से बचने का रास्ता क्या है? कीट्स के मन में जो पहला ख्याल आता है वो है शराब का एक जाम। लेकिन रुकिए, ये कोई ऐसी वैसी शराब नहीं है। वो एक ऐसी विंटेज वाइन की कल्पना करते हैं जो जमीन की गहराइयों में सालों तक ठंडी हुई हो, जिसमें फूलों और हरियाली का स्वाद हो, जिसमें नाच गाना और धूप में खिलखिलाती हंसी का नशा हो। मतलब जिंदगी का पूरा जश्न एक जाम में। तो यहाँ असली मकसद सिर्फ नशा करना नहीं है, नहीं, असली इच्छा तो ये है कि वो दुनिया की नजरों से ओझल हो जाएं और उस नाइटिंगेल के साथ उस घने धुंधले जंगल में कहीं गुम हो जाएं। अपने आप को पूरी तरह भुला देना चाहते हैं। और फिर वो साफ साफ बताते हैं कि वो आखिर भूलना क्या चाहते हैं। वो उन तकलीफों के बारे में बात करते हैं जिनका उस नन्ही सी जान ने, उस नाइटिंगेल ने कभी सामना ही नहीं किया, जो पत्तों के बीच मजे से अपना गीत गा रही है। वो बताते हैं कि इंसानी दुनिया में क्या है, थकान है, बुखार है और हर पल की चिंता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ जवानी पीली पड़कर खत्म हो जाती है, जहाँ लोग एक दूसरे को दुख में कराहते हुए सुनते हैं, जहाँ खूबसूरती और प्यार दोनों ही वक्ती हैं, हमेशा नहीं टिकते। अब सोचिए, ये नाइटिंगेल के बेफिक्र दुनिया से कितना अलग है। लेकिन फिर कविता एक जबरदस्त मोड़ लेती है। कीट्स शराब के जरिए भागने के आइडिया को उससे रिजेक्ट कर देते हैं और वो चुनते हैं एक कहीं ज्यादा ताकतवर रास्ता, और वो रास्ता है उनकी अपनी कल्पना का, उनकी पोइट्री का। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। वो शराब के देवता बैकस और उसके रथ को कहते हैं, नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। इसके बजाय वो चुनते हैं कविता के अदृश्य पंख। वो फैसला करते हैं कि वो नशे के सहारे नहीं, बल्कि अपनी कल्पना की ताकत से, अपनी पोएट्री के दम पर उस नाइटिंगेल तक उड़कर जाएंगे। और ये उड़ान क्या कहने, इतनी तेज कि पलक झपकते ही वो पहुंच भी गए। वो कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अचानक कीट्स खुद को नाइटिंगेल के साथ उसी जादुई चांदनी रात वाले जंगल में पाते हैं। देखिए कल्पना की ताकत, वो उन्हें एक पल में उनकी मंजिल तक ले आई। अब यहाँ सीन और भी दिलचस्प हो जाता है। कीट्स एक महकते हुए अंधेरे में हैं। मतलब वो देख नहीं सकते कि उनके पैरों के पास कौन से फूल खिले हैं या डालियों पर क्या है, लेकिन वो अपनी दूसरी सेंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो सिर्फ खुशबू से, उस मीठी महक से अंदाजा लगा रहे हैं कि उनके आसपास क्या है। वो सिर्फ खुशबू से पहचान रहे हैं, अच्छा यहाँ जंगली फलों के पेड़ होंगे, यहाँ सफेद नागफनी और बन गुलाब की महक आ रही है, और ये मुरझाते हुए वॉयलेट्स और वो कस्तूरी गुलाब जो ओस की बूंदों से भीगा हुआ है। ये दिखाता है कि उनकी कल्पना, उनकी इमेजिनेशन बिना आंखों के भी कितनी जिंदा और खूबसूरत दुनिया बना सकती है। और इसी अंधेरे में नाइटिंगेल को सुनते सुनते कीट्स की सोच एक और गहरा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स मोड़ लेती है।
यहाँ पर मौत का ख्याल, एक आरामदायक मौत का ख्याल उन्हें बहुत लुभावना लगने लगता है। वो सोचते हैं कि इस पल से ज्यादा अच्छा पल और क्या हो सकता है मरने के लिए। पक्षी का गीत सुन रहे हैं, पूरी तरह से सुकून में हैं। ऐसे में मौत एक खूबसूरत दर्द रहित अंत जैसी लगती है, मानो इस परफेक्ट मोमेंट को हमेशा के लिए कैद करने का एक तरीका हो कि बस इसी आधी रात में बिना किसी तकलीफ के सब खत्म हो जाए। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कल्पना की ये उड़ान हमेशा नहीं चल सकती। और विडंबना देखिए, ये अमरता का ख्याल ही है जो उन्हें एक झटके से खींचकर वापस हकीकत की दुनिया में पटक देता है। और यहीं कविता का सबसे बड़ा कॉन्ट्रास्ट सामने आता है, पक्षी और इंसान का। कीट्स नाइटिंगेल से कहते हैं, तुम मरने के लिए नहीं बनी हो अमर पक्षी, तुम्हारा गीत हमेशा रहेगा। इंसानों की भूखी पीढ़ियां आती जाती रहेंगी, लेकिन तुम्हारे गीत को कोई खत्म नहीं कर सकता। जबकि इंसान तो फानी है, नश्वर है। और इस बात को कीट्स ने क्या खूबसूरती से समझाया है। वो कल्पना करते हैं कि यही गाना, सेम यही धुन सदियों पहले पुराने जमाने के बादशाहों और उनके दरबार के मजाकिया लोगों ने भी सुनी होगी। बाइबल की एक कैरेक्टर है रूथ, उसने भी अपने अकेलेपन में यही गीत सुना होगा। और तो और परियों की जादुई वीरान दुनिया में भी शायद यही धुन गूंजती होगी। लेकिन फिर एक शब्द, सिर्फ एक शब्द आता है जो सब कुछ बदल देता है, फॉलोन। इसका मतलब है वीरान, अकेला, बेसहारा। और ये शब्द एक घंटी की तरह काम करता है, एक ऐसी घंटी जो कल्पना के पूरे जादू को तोड़ देती है और कीट्स को वापस उनकी असल अकेली दुनिया में खींच लाती है। और इसी पल कीट्स को एक कड़वा मीठा सच समझ आता है। वो कहते हैं कि कल्पना यानी फैंसी उतनी भी अच्छी धोखेबाज नहीं है जितना उसे माना जाता है। वो एक धोखेबाज परी की तरह है। मतलब वो थोड़ी देर के लिए आपको बहला सकती है, एक अलग दुनिया दिखा सकती है, लेकिन आपको हकीकत से हमेशा के लिए दूर नहीं रख सकती। अलविदा अलविदा, नाइटिंगेल का वो खूबसूरत गीत अब धीरे धीरे दूर जा रहा है, पास के मैदानों से गुजरता हुआ, शांत नदी के ऊपर से पहाड़ी के उस पार। और अब वो अगली घाटी की हरियाली में कहीं खो गया है, जैसे दफन हो गया हो। बस सब खत्म, हकीकत पूरी तरह से हावी हो चुकी है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं कविता के उस मशहूर और थोड़े कंफ्यूजिंग अंत पर। एक ऐसा अंत जो कीट्स को और हम सबको एक गहरी सोच में, एक अनिश्चितता में छोड़ जाता है। कीट्स अब खुद से सवाल करते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ, ये क्या था? क्या ये वाकई कोई दिव्य दर्शन था या फिर बस जागती आंखों से देखा हुआ एक सपना? उन्हें खुद नहीं पता। और कविता खत्म होती है इस आखिरी परेशान कर देने वाली लाइन पर, वो संगीत तो जा चुका है, पर मैं जाग रहा हूं या सो रहा हूं? और यही सवाल है जो कीट्स हमें देकर चले जाते हैं। एक सवाल जो हमें हकीकत, सपने और कला की दुनिया के बीच की उस महीन सी लकीर के बारे में हमेशा सोचने पर मजबूर करता है।